नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आरटीआई को लेकर कुछ अपडेट्स आई हैं। इसमें इसके संशोधन को लेकर, इसके अधिनियम को लेकर कुछ बातें निकल के सामने आएंगे। इसको लेकर डिटेल में हम आपसे चर्चा करेंगे। द हिंदू ने कवर किया है, साथ ही साथ बहुत सारे आर्टिकल्स इस पे आ चुके हैं। जब द हिंदू ने कवर किया, आज आर्टिकल तो 2 दिन से आ रहे थे, लेकिन जब आज द हिंदू ने कवर किया तो हमने सोचा कि अब आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। द हिंदू ने लिखा है कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि सूचना का अधिकार अधिनियम और आरटीआई के इस्तेमाल ने भारत में शासन में उन लोगों की जवाबदेही बढ़ाई है। पिछले कुछ वर्षों में अधिनियम के प्रावधानों को कमजोर करने के प्रयास किए गए, जो 20 साल पहले पारित एक ऐतिहासिक अधिनियम था। स्पष्ट रूप से शासन और प्रशासन में कुछ लोगों ने अधिनियम और पारदर्शिता और प्रकटीकरण पर इसके प्रावधानों को बाधा के रूप में माना है। अधिनियम की धारा 8(1)(j) में संशोधन में अब एक महत्वपूर्ण खतरा सामने आया है, जिसे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी डीपीडीपी कह सकते हैं। 2023 की धारा 44(3) में पेश किया गया है। यह अधिनियम स्वयं के.एस. पुट्टस्वामी 2017 का एक परिणाम है, एक निर्णय जिसने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा। आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) सरकारी निकायों को सार्वजनिक सूचना से संबंधित सूचना को रोकने की अनुमति देती है, बशर्ते इस प्रकटीकरण सार्वजनिक हित से संबंधित न हो या इसके परिणाम स्वरूप गोपनीयता का अनावश्यक उल्लंघन हो। ऐसा करते समय यह सुरक्षा प्रदान करता है कि यदि लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को ऐसी जानकारी का खुलासा करने में सार्वजनिक हित लगता है तो यह अभी भी उपलब्ध हो सकती है। यह सुरक्षा महत्वपूर्ण है। सरकारी कर्मचारियों से संबंधित कुछ जानकारी जैसे कॉलेज की डिग्री या जाति प्रमाण पत्र निजी हो सकती हैं, लेकिन जैसा कि एक नौकरशाह द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करने के हालिया और विवादास्पद मामले से पता चला है, ऐसी जानकारी सार्वजनिक हित में जारी की जा सकती है। डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3) धारा 8(1)(j) में संशोधन करती है, जिससे सरकारी निकायों को सार्वजनिक हित या अन्य ऐसे अपवादों पर सुरक्षा प्रावधानों के बिना व्यक्तिगत जानकारी को रोकने की अनुमति मिलती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को लिखे पत्र में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संशोधन का बचाव करते हुए कहा कि धारा 44(3) का उद्देश्य आरटीआई अधिनियम के दुरुपयोग को रोकना था और यह निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार की आवश्यकता को सुसंगत बनाता था। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक अधिकारियों के वेतन जैसी जानकारी अभी भी डीपीडीपी अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से सुलभ रहेगी, लेकिन आरटीआई अधिनियम में ही संशोधन करके एक ऐसा परिणाम जो के.एस. पुट्टास्वामी का भी इरादा नहीं था और डीपीडीपी अधिनियम की धारा 44(3) में व्यक्तिगत जानकारी को अस्पष्ट रूप से परिभाषित करके अधिकारी पहले से सार्वजनिक डेटा को व्यक्तिगत के रूप में वर्गीकृत करके आरटीआई अनुरोधों को अस्वीकार कर सकते हैं और सार्वजनिक जांच को कम कर सकते हैं। आरटीआई अधिनियम पहले से ही सूचना और निजता के अधिकार से संबंधित चिंताओं को सार्वजनिक हित के प्रश्न के अधीन करके सुसंगत बनाता है। इसलिए डीपीडीपी अधिनियम का उपयोग करके संशोधन अनावश्यक और अनुचित है। सरकार को नागरिक समाज और पारदर्शिता कार्यकर्ताओं की चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए तथा डीपीडीपी अधिनियम में आरटीआई अधिनियम में संशोधन करने वाले प्रावधान को हटाना चाहिए। ये तो रही सरकार की बात, लेकिन ये मामला उठा कहाँ से था? जैसा कि जयराम रमेश का जिक्र हो रहा है, तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री वैष्णव को एक पत्र लिखा था। ये राज्यसभा सांसद हैं जयराम रमेश। जयराम ने कहा था कि डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 की धारा 44(3) आरटीआई धारा कानून की धारा 8 की उपधारा 1 में खंड J सूचना जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती है। इस बदलाव के कारण उपधारा में सब कुछ हटा दिया गया है, जिसमें वह प्रावधान भी शामिल है जिसमें कहा गया था कि बशर्ते कि जो सूचना संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं की जा सकती, उसे किसी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जयराम रमेश ने उस समय कहा था कि आरटीआई की धारा 8(1)(j) का वह प्रावधान जो नागरिकों को उनका प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों के समान सूचना पाने का अधिकार देता है, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा था अपने पत्र में कि आरटीआई अधिनियम को पारदर्शिता और जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए सरकार से डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 की धारा 44(3) को रद्द करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के हित में मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस धारा को हटाने पर पुनर्विचार करें और इसे पूरी तरह से निरस्त
करें, क्योंकि यह आरटीआई अधिनियम 2005 को खत्म करने जैसा है। मसौदा सूचना में कहा गया था, जो डीपीडीपी है अधिनियम था, कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का 22 की धारा 40 की उपधाराओं 1 और 2 की तरफ से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से अधिनियम के लागू होने की तिथि को या उसके बाद बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का मसौदा इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। मसौदा नियमों में डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति, प्रसंस्करण, डेटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से जयराम रमेश ने अपनी बातें रखी थी और सरकार ने अपनी बातें रखी थी। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि राइट टू प्राइवेसी होती क्या है। आरटीआई का पूरा नाम होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी प्रदान करना, सूचना का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जब हम कहेंगे तो इसे कहेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम, और ये अधिनियम 2005 में आया था। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समयबद्ध रूप से उत्तर देने का अधिदेश करता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जो भारत सरकार और उसके साथ साथ राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न लोक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित की गई सूचना अधिकार से संबंधित सूचना प्रकटनों पर पहुंच के अतिरिक्त विभिन्न अधिकारियों में से प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों आदि के ब्यौरे संबंधी सूचना को तत्काल खोजने के लिए नागरिकों को सूचना का अधिकार पोर्टल गेटवे उपलब्ध कराता है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नज़र रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आरटीआई के जरिए आप किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकते हैं और इससे, जैसे मान लीजिए कोई काम हुआ है, उस कार्य की जानकारी आपको लेना है तो आरटीआई के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। पता चले काम कितने का हुआ है और कितना वहाँ पे दिखाया गया है। जैसे इस कानून में सूचना की परिभाषा की बात करें तो ये बहुत व्यापक है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा बनाई गई सभी जानकारी शामिल होती हैं। सूचना में कागजात, डेटा, विद्यापीठों की जानकारी, नोटिस, आदेश, ईमेल, रिपोर्ट, लेख, निर्णय, प्रकाशन आदि सभी शामिल होते हैं। इसमें मूल उद्देश्यों में ये भी आ जाता है कि जो सरकार होती है, सरकार के कार्य में पारदर्शिता तो है ही, उत्तरदायित्व तो है ही, लेकिन इसके द्वारा भ्रष्टाचार को उजागर भी किया जाता है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। अगर आप भारत के रहने वाले हैं, कोई नागरिक सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह उस संगठन के नज़दीकी सूचना अधिकारी को लिखित आवेदन द्वारा अपनी याचिका भेज सकता है। आवेदन में संगठन के नाम, जिला, विभाग और संदर्भित जानकारी का विवरण शामिल होना चाहिए। साथ ही आवेदनकर्ता को अपना नाम, पता, आवासीय स्थान और संपर्क की जानकारी भी देनी होती है। सरकारी संगठन को सूचना देने के लिए निर्धारित समय सीमा होती है। आमतौर पर संगठन के पास आवेदक की याचिका का जवाब देने के लिए 30 दिनों का समय होता है। वहीं अगर जो सूचना मांगी गई है वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के अंदर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यदि इस समय सीमा में आवेदक को संगठन की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो उसे अपील करने का अधिकार होता है। अपील की प्रक्रिया, संगठन द्वारा दी गई सूचना से आवेदन अगर संतुष्ट नहीं है तो अपील प्रक्रिया कर सकता है। तो इसके लिए आवेदक को संगठन के उच्चतम अधिकारी के पास अपील करनी होती है। अपील करने के लिए आवेदक को उच्चतम अधिकारी के प्रति लिखित अपील दर्ज करनी होती है। इस अपील में आवेदक को अपने पहले के आवेदन के बारे में जानकारी देनी होती है। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता। हालांकि सूचना प्राप्त करने के लिए कॉपी, प्रिंट आउट, डिस्क या पोस्टेज के लिए कुछ शुल्क लिया जा सकता है। शुल्क की राशि संगठन के नियमों और आवेदक के अनुरोध के आधार पर की जाती है। इसकी गोपनीयता भी होती है। गोपनीयता के मामलों को ध्यान में रखते हुए सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। अगर सूचना गोपनीय है और किसी कानूनी प्रावधान के तहत उसे जानकारी नहीं दिया जा सकता तो संगठन को उसे जारी नहीं करना होता है। इससे संगठन की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित होती है। यानी कि आप कोई भी मुँह उठा के कोई भी जानकारी नहीं मांग सकते हैं। जो सार्वजनिक जानकारियाँ हैं उनको आप मांग सकते हैं। नागरिकों को सरकारी संगठनों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। वे सूचना के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।
आवेदन कर सकते हैं और जानकारी के लिए अपील कर सकते हैं। नागरिकों को सूचना की गोपनीयता का संरक्षण मिलता है। सरकारी संगठनों को कानूनी नियमों का पालन करके गोपनीय जानकारी को छिपाने की अनुमति नहीं है। सरकारी संगठनों को सूचना प्रदान करने का दायित्व होता है, जो सूचना के लिए उपलब्ध होने के साथ साथ आवेदनकर्ता को सही, पूर्ण और समयबद्ध जवाब देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सरकारी संगठनों को पारदर्शिता बनाए रखने का दायित्व होता है। वे खुले और सार्वभौमिक ढंग से सूचना प्रदान करने के लिए प्रयास करते हैं ताकि नागरिकों को सरकारी कार्यों और निर्णयों के बारे में सही और विश्वसनीय जानकारी मिल सके। आरटीआई की कई सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे इससे देश के नागरिकों को सूचना का अधिकार देने के लिए लागू किया गया। इसके तहत किसी भी नागरिक को सरकारी संगठनों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन दाखिल करने की सुविधा होती है। आवेदन करने के लिए नागरिकों को सरकारी संगठन के राज्य या केंद्रीय स्तर पर स्थापित कार्यालयों को लिखित पत्र द्वारा आवेदन देना होता है। सरकारी संगठनों को सूचना के लिए निर्धारित समय सीमा में जवाब देना होता है। यदि संगठन उस समय सीमा में जवाब नहीं देता है तो इसके तहत नागरिक अपील कर सकता है। सरकारी संगठनों को गोपनीयता के नियमों का पालन करना होता है। यदि जानकारी गोपनीय होती है और कानूनी प्रावधानों के अनुसार जारी नहीं की जा सकती तो ऐसे मामले में संगठन को इसे नहीं जारी करने का एक तरह से मान लीजिए ताकत होती है। इसके तहत सूचना प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। हालांकि सूचना प्राप्त करने के लिए कुछ शुल्क उसकी प्रिंट कॉपी, फोटोकॉपी आदि के लिए दिए जा सकते हैं। आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना, साधन की जवाबदेही करना और भ्रष्टाचार रोकना तथा लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना होता है। अच्छा, आपके मन में एक लास्ट सवाल ये बन रहा होगा कि आरटीआई कौन और कितनी बार अप्लाई कर सकता है। तो देश के हर नागरिक को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 2005 में इस कानून को लागू किया गया। इसका मूल उद्देश्य हमने आपको बताया, कई बार बताया। आरटीआई दाखिल करने के लिए आपको बस एक सादे कागज पर आवेदन लिखना होता है। इससे संबंधित कार्यालय के पीआईओ को संबोधित करते हुए ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से आरटीआई को आप दाखिल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है किसी भी सरकारी संगठन से जानकारी प्राप्त कर सकता है या इसके लिए आवेदन कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि आवेदक सूचना मांग रहा है तो वह उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का हो जहां से सूचना मांगी गई हो, कहीं से भी किया जा सकता है। एक ही संगठन में एक से अधिक आरटीआई दर्ज करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांगने में नागरिकों के पास अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग आपके सामान्य ज्ञान के लिए और छोटे मुद्दों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने से अधिकारियों पर जानकारी देने का बोझ बढ़ेगा। इससे अन्य आवेदकों को समय से जानकारी परेशानी हो सकती है। हर सरकारी संगठन को एक कर्मचारी को एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की जरूरत होती है। एक बार विभाग को आरटीआई की अपील मिलने के बाद आवेदक को 30 दिनों के भीतर सूचना देना पीआईओ की जिम्मेदारी होती है। सूचना का अर्थ किसी भी रूप में किसी भी सामग्री से है जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और सूचना से संबंधित जानकारी शामिल है। इसके तहत पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाली निजी संस्थाओं से जानकारी मांगी जा सकती है। तो डिटेल में हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि क्या है पूरा आरटीआई का मामला, जयराम रमेश ने कैसे पूछा, फिर उसके बाद अश्विनी वैष्णव ने कैसे जवाब दिया और आरटीआई क्या होता है, पूरा डिटेल डिस्कशन आपके साथ हमने कर लिया। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई हैं। तो यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वापस मत जाइएगा, नहीं तो पेट में गुड़गुड़ होने लगेगा। ठीक है, हंसी मजाक अपनी जगह। अगर आपके लिए लाभदायक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से या आपकी जानकारी की दृष्टि से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अपने घर के बच्चों को भी ये टॉपिक सुनाया करिए ऐसे, जिससे उनको ये पता चल सके कि देश और दुनिया में क्या हो सकता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में बनी हुई है, पॉडकास्ट सेक्शन बना है, हर जगह जाकर आप चीज़ों को सुन सकते हैं। लाखों छात्र इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का क्षण बनता है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।